जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रूट कंसेप्ट में। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक नई सीरीज का, जिसका नाम है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की डेमो वीडियो के तौर पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे इंतज़ार रहेगा आप सब लोगों के फीडबैक का। आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा ये तरीका आपको पढ़ने का। तो पूरे इतिहास में मैंने सोचा कि डेमो वीडियो के तौर पर क्या चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो पूरे इतिहास में एक ही व्यक्ति मुझे ऐसा लगा कि जिसका डेमो दिया जा सकता है। यानी कि हम पूरे इतिहास में उठाकर देखें तो बहुत सारे व्यक्ति हुए, बहुत सारे शेरदिल हुए, बहुत सारे सन्यासी हुए, लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, मैंने सोचा क्यों ना इस डेमो वीडियो की शुरुआत उसी व्यक्ति से करें। तो उस व्यक्ति का नाम मैं आप सबके सामने लिख रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। एक व्यक्ति के परिचय से शुरू करेंगे, यानी कि भगत सिंह साहब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। और जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे फैक्ट मैं इसी इंट्रोडक्शन के माध्यम से, भगत सिंह की जीवनी के माध्यम से ही उन लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आप देखेंगे कैसे कैसे सवाल एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ लेंगे और पेपर में उन्हें सही टिक कर पाएंगे। तो भगत सिंह साहब कौन है ये बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो चीज़ें याद नहीं रहती, जैसे कि भगत सिंह साहब का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1907 को। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके गाँव का नाम क्या था, यानी कि किस जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो उस जगह का नाम है लायलपुर और प्रांत का नाम है पंजाब, जहाँ पे इनका जन्म हुआ। और पंजाब कहाँ है मुझे लगता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके पिताजी का नाम आपसे पूछ ले पेपर, माताजी का नाम पूछ ले। तो पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह और माताजी का नाम था विद्यावती देवी। सरदार भगत सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहीं से हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बचपन के बारे में बताया जाता है। एक बार खेतों पर ये कुछ कर रहे थे, बच्चों वाली हरकत। तो जब चाचा जी ने इन्हें पूछा कि बेटा भगत क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। तो बोले कि क्या करोगे बंदूकों का। तो भगत सिंह ने जवाब दिया, जब ये बंदूकों के पेड़ बन जाएंगे तो बहुत सारी बंदूकें लगेंगी और उन्हीं बंदूकों से हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह, हमारे हर युवा के दिल में धड़कने वाले भगत सिंह, जिनका नाम सुनकर ही हमारे युवा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं भगत सिंह की बात आज हम करेंगे और देखेंगे पेपर में कैसे कैसे फैक्ट, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 1907 में सरदार भगत सिंह का जन्म हो गया था। इसमें अब मैं 2-3 चीज़ें लिंक करके चलूँगा। 1915 में 9 जनवरी को भारत में एंट्री हुई एक व्यक्ति की, जिन्हें हमने कहा राष्ट्रपिता, यानी कि महात्मा गांधी वापस आए अपनी पढ़ाई करके। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। अभी तो भगत सिंह छोटे बच्चे ही हैं। भारत को एक लीडर मिला जिनका नाम था महात्मा गांधी, जिन्होंने आते ही 1915, 1916, 1917 कोई ऐसा साल नहीं है जब इन्होंने कोई आंदोलन ना किया हो। महात्मा गांधी जी के आंदोलन जोर शोर से चलने लगे। महात्मा गांधी जो कि अहिंसावादी थे, अपने तरीके से आंदोलनों को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद एक कांड हुआ भारत में सन 1919 में एक कांड हुआ जिसका नाम था जलियांवाला बाग का। 1919 में अप्रैल माह था और तारीख थी 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग इसका नाम क्यों है, इसके पीछे भी एक वजह है। वो वजह है, जिस आदमी का ये बाग था उस आदमी का नाम था जल्ली। ये जल्ली का बाग था, इसीलिए इसका नाम दिया गया जलियांवाला बाग। 1919 को यहाँ पर एक सभा चल रही थी। 2 नेता थे पंजाब के जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको रिहा करने के लिए यहाँ पर एक सभा बिठाई गई थी। उसी सभा में निहत्थे लोगों पर जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज़ अधिकारी ने लोगों पर गोलियां चलवा दी और हज़ारों लोगों को मरवा दिया। 1919 वो समय है जब देश में आक्रोश पैदा हुआ। 1919 में आप अगर भगत सिंह की एज देखें तो 1907 में जन्म हुआ है। 13 वर्ष इनकी एज थी, यानी कि एक बच्चा इतना बड़ा है वो जो सारी चीज़ें समझ सकता है। तो 1919 में ही देश में आक्रोश शुरू हुआ और जो अहिंसावादी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, लोगों के मन में अब ऐसी चीज़ें पनप चुकी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से हज़ारों लोग अपने परिवार के लोगों का बदला लेना चाहते थे। तो एक आक्रोश लोगों के भीतर। उसके बाद जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते हैं, आगे देखिए क्या होता है। भगत सिंह और बड़े होते हैं। अभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना मैंने आपको केवल इसलिए बताई है ताकि आप समझ सकें कि उस समय का जो बच्चा एक बड़ा हो रहा है, ऐसी घटना जब वो सुनेगा, देखेगा अपने सामने, तो कैसा प्रभाव उसके ऊपर इन चीज़ों का पड़ रहा होगा। देश में चारों तरफ अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा है, वहीं जो
इस उम्र के बच्चे हैं, भगत सिंह के साथ की उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें किस तरह का आक्रोश पैदा हो रहा है, इन चीज़ों को आप समझ सकें। 1919 के बाद 1920 में आते हैं। 1920 में महात्मा गांधी जी ने एक और आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे किसी भी काम में। अंग्रेज़ों का विरोध होने लगा। असहयोग आंदोलन के विरोध में बहुत सारे वकीलों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, अध्यापकों ने सरकारी नौकरी छोड़ी, यानी कि जिन जिन सरकारी विभागों में अंग्रेज़ों के अंडर भारत के लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी असहयोग आंदोलन के समर्थक में। लेकिन 1922 में कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। वो क्या था कि असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लेना पड़ा। तो एक ऐसा कांड हुआ 1922 में जिसका नाम था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड क्या था, ये आप समझिए। ये वो कांड है जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। और 1922 5 फरवरी को 1922 में महात्मा गांधी जी ने ये ऐलान किया कि मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, यानी चौरा चौरी कांड हुआ। ये कांड था क्या, इसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, जहाँ से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आते हैं। गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहाँ चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी थी जिसके अंदर 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी थे। 22 के 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया चौकी के अंदर। जिंदा जला दिया गया चौकी के अंदर, क्योंकि आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ही जो बहिष्कार हो रहा था अंग्रेज़ों का और सरकारी नौकरियों का, उसी बहिष्कार के चलते लोग आक्रोशित हुए और 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर ही उन्होंने जिंदा जला दिया। जैसे ही ये कांड हुआ, गांधी जी को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। जैसे ही हिंसा हुई, गांधी जी क्योंकि अहिंसा को समर्थन देते थे, तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही हिंसा हुई, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ऐलान किया कि मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं। अगर पूछ लें कि किस डेट को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, तो 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था गांधी जी ने। जैसे ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस किया, अब एक चीज़ आप बड़े ध्यान से समझिए कि जब तक असहयोग आंदोलन चलता रहा, लोग गांधी जी के साथ बने रहे। गांधी जी का समर्थन देश में बहुत ज़ोरदार था। हालांकि इनका कार्य भी बहुत ज़ोरदार रहा लोगों को आंदोलित करने के लिए, लोगों को आंदोलन में साथ लेने के लिए। लेकिन असहयोग आंदोलन वापस लेते ही बहुत सारे लोगों ने गांधी जी से अपना समर्थन छोड़ दिया। उन्होंने कहा गांधी जी तो अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेज तो लगातार हमारे लोगों पर हिंसा कर रहे हैं, लगातार हमारे लोगों पर जात्य कर रहे हैं। तो एक और नया वर्ग उभर कर सामने आया जिसमें देश के युवाओं ने क्रांति को अपने हाथ में लिया और अहिंसा के मार्ग से थोड़ा सा हटकर उन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया। इसी में एक संगठन उभर कर आया जिसका नाम था HRA। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये वो संगठन है जिसका नाम सुनकर अंग्रेज चौंक ले जाते थे। चौंक ले जाना एक देसी वाक्य है। चौंक ले जाना का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं। जब बाइक स्टार्ट नहीं होती तो चौंक लिया जाता है, उसे ज़्यादा फ्यूल देके स्टार्ट किया जाता है। तो चौंक ले जाने से मेरा मतलब है कि अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा डरते थे। HRA मोस्ट वांटेड हो गया बनने के कुछ दिन बाद ही। तो ऐसा क्या हुआ कि HRA मोस्ट वांटेड हो गया? ऐसा क्या कांड इन लोगों ने कर दिया? और ये कब बना? 1922 में असहयोग आंदोलन वापस हुआ। 1924 में HRA बना दिया गया। HRA की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो HRA की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये थी HRA की फुल फॉर्म। ये था वो संगठन जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। अंग्रेज केवल सोच रहे थे कि कैसे इस संगठन को ध्वस्त किया जाए, कैसे इस संगठन से जुड़े लोगों को ख़त्म किया जाए। HRA वो चीज़ थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ बहुत दिनों तक परेशान रहे। अब आते हैं इसके गठन पर। इसका गठन किसने किया? तो आपने सुना होगा नाम चंद्रशेखर आज़ाद का। सुना होगा नाम चंद्रशेखर आज़ाद का, उस आज़ाद का जो जिया भी आज़ाद और मरा भी आज़ाद। और आपने सुना होगा नाम राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल का एक से बढ़कर एक नाम, जो नाम ही रोंगटे खड़े कर दें, ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए हैं हमारे इतिहास। और एक और शेर बच गया जिनका नाम है सचिंद्र सान्याल। और भी बहुत सारे लोग थे इनके साथ। इन्होंने एक कांड किया जिसको कहा गया काकोरी कांड। काकोरी कांड अंग्रेज़ों ने जिसे लूट का नाम दिया, मैं इसे काकोरी कांड यहाँ पर कह रहा हूँ। 9 अगस्त 1925 को कुछ ऐसा हुआ जो अंग्रेज़ों के गाल पर एक तमाचा था।
एक जीता जागता तमाचा, अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से अंग्रेज़ों का ही खजाना लूटने वाले थे ये शेर, जिन्होंने अंजाम दिया काकोरी कांड को। या भाई अच्छा, ये काकोरी क्या है, इसे काकोरी कांड क्यों कहा गया? तो काकोरी एक जगह का नाम है। ये जगह है कहाँ? इधर मैं मान लूँ सहारनपुर है, यूपी का सहारनपुर, और मान लीजिए इधर कहीं लखनऊ है। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेन चलती है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच में। इन्हीं के बीच में एक जगह का नाम है काकोरी, जहाँ पर इन्होंने कांड किया। क्या कांड किया भाई? इस कांड को समझने की कोशिश करते हैं। उस ट्रेन में अंग्रेज़ों का खजाना जा रहा था। अंग्रेज़ों का खजाना ट्रेन में जा रहा है। इन्होंने प्लान बनाया कि जब ये ट्रेन निकलेगी तो काकोरी नामक जगह पर ट्रेन में चढ़कर सभी लोग खजाने के बक्से को लूट लेंगे। बक्से में जितना पैसा है, इसे लूट कहना गलत होगा। अंग्रेज़ हमारा ही तो सारा खजाना ले जा रहे थे, हमारे ही लोगों से लूट कर ले जाया जा रहा था वो खजाना। तो अपने ही माल को वापस लूटना, खजाना अपने ही माल को वापस लूटना मेरे हिसाब से लूट तो नहीं है, मेरे हिसाब से उसे अपना सामान वापस लेना कहते होंगे। तो इसे कहा गया काकोरी कांड। काकोरी कांड होते ही अंग्रेज़ों के धुएं हो गए। अब वो पीछे लग गए HRA के सभी सदस्यों के पीछे। तो कैसे हुआ ये मोस्ट वांटेड? काकोरी कांड होते ही HRA और इसके सभी सदस्य मोस्ट वांटेड। जब ये लोग ट्रेन में थे तो बताया जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का सॉल ट्रेन में छूट गया। जिस सॉल पर निशान था, एक निशान था, और वो निशान था इनके धोबी का। निशान जब देखा गया, पता किया गया, तो धोबी तक पुलिस पहुंची। धोबी ने बताया कि ये तो पंडित जी का है, ये शॉल पंडित जी का है। जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला तो बिस्मिल तक पुलिस पहुंच गई, और बिस्मिल जी तक पहुंचते ही पुलिस सारे HRA के जितने भी सदस्य थे सब तक पहुंच गई। जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो बिस्मिल के साथ साथ बहुत सारे लोगों को, बताया जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक ठाकुर रोशनलाल, मैंने कहूँगा ठाकुर रोशनलाल की भी बहुत बेहतरीन कहानी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। राजेंद्र लाहिड़ी थे। इतने एक से बड़ा एक शेर इस काकोरी कांड में था। यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों को, बिस्मिल, अशफाक, ठाकुर रोशन और राजेंद्र लाहिड़ी को तो फांसी की सज़ा दी गई, और इनके अलावा बचे 25 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई इस कांड के बाद। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ वो शेर कैसे थे हमारे। जब काकोरी कांड की सुनवाई चल रही थी अदालत में, काकोरी कांड की सुनवाई जब अदालत में चल रही थी तो केवल 3 लोगों को फांसी दी गई, यानी कि बिस्मिल जी को, अशफाक को। आपसे पूछा जा सकता है कि काकोरी कांड का विरोध किसने किया था कि नहीं भाई हम ये लूट नहीं करेंगे, तो वो अशफाक थे। अशफाक उल्ला खां ने कहा था कि हम इस तरह से लूट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो मान गए क्योंकि सब लोग सहमत हो गए, तो बाद में ये भी सहमत हो गए, ठाकुर रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी। इनमें जब फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी तो केवल 3 लोगों को, बिस्मिल के बाद अशफाक और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल को फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। तो ठाकुर रोशनलाल को जब फांसी की सज़ा नहीं दी गई तो इस बात से रोशनलाल बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा भाई बिस्मिल को फांसी की सज़ा दे रहे हैं, अशफाक को दे रहे हैं, राजेंद्र लाहिड़ी को दे रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशनलाल बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत भयंकर घनिष्ठ इनकी दोस्ती थी। तो जब ठाकुर रोशनलाल को कहा गया कि तुम्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और इन लोगों को फांसी की सज़ा, तो रोशनलाल को बड़ा गुस्सा आया। ठाकुर रोशनलाल ने अपना जूता उतार के फेंक के मारा जज को जूता मारा और फेंक के मारा जज को। जैसे ही जज को जूता लगा, जज गुस्से में आ गया। जज ने कहा ये कौन है रोशनलाल, इसको भी फांसी की सज़ा दो, इसको भी फांसी की सज़ा दो। जो उम्र कैद की सज़ा रोशनलाल को मिल रही थी वो भी फांसी में तब्दील कर दी गई। फिर ठाकुर रोशनलाल ने अपनी मूँछों पर ताव देते हुए बिस्मिल की तरफ देखा और कहा क्यों पंडित अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझता है, तुझे फांसी की सज़ा मिलेगी और मुझे बस उम्र कैद। यह कहते हुए ठाकुर रोशन सिंह ने अपनी मूँछों पर ताव दिया और हल्के से मुस्करा दिए। ये थी हमारे शेरों की कहानी कि उम्र कैद से हम खुश नहीं हैं, हमारी तो जान ले लो, हम तो मर मिटेंगे इस मिट्टी के लिए। ऐसा जज्बा था HRA के सदस्यों में, वही HRA जिसकी वजह से अंग्रेज़ परेशान हो गए थे। तभी तो उन्होंने कहा था कि उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें चरख से क्यों गिला करें, सारा जहां अदू से ही, अदू मतलब विपक्ष में, अदू मतलब विरोध में, सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें, सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। ये भगत सिंह जी की लिखी हुई कुछ लाइनें हैं। तो HRA संगठन जो था वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद
क्योंकि जितने भी इसके सदस्य थे सबको या तो उम्र कैद हो गई, जो मेन लीडर थे उनको फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन एक शेर बचा हुआ था, एक शेर बचा हुआ था जिसका नाम था आज़ाद, जो अभी जिंदा था, जो कि कहा जाता था वेश बदलने में महारत हासिल थी और इसी कला की वजह से वेश बदलकर आज़ाद वहाँ से निकल गए और अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। अब इन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए आएगा हमारा जख्मी शेर जिसका नाम है भगत सिंह। बताते हैं कि भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने पहुँचते हैं कानपुर में दोनों की मीटिंग होती है और कहते हैं जो संगठन था हमारा HRA, इसे जिंदा करने का समय आ गया है, इसे दोबारा से जिंदा किया जाए और इसको नया नाम दिया गया HSRA। नया नाम दिया गया मेरे शेरों HSRA। ये नाम दिया भगत सिंह ने। भगत सिंह ने एक शब्द इसमें जोड़ा, सोशलिस्ट। भगत सिंह अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर छात्रों में से एक थे, इतने होशियार थे, 6 फीट की इनकी हाइट थी, देखने में बहुत शानदार, बहुत हैंडसम थे, इनके बारे में ऐसा बताया जाता है। तो HSRA बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसी भी संगठन के नाम का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ये भगत सिंह का मानना था। भगत सिंह का मानना ये भी था कि एक ऐसा हमें आंदोलन खड़ा करना है जो गरीब से गरीब भी उस आंदोलन से जुड़े। गरीब से गरीब जब आंदोलन से जुड़ेगा तभी आंदोलन हमारा सफल हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। इसीलिए सोशलिस्ट मतलब समाजवाद शब्द इन्होंने जोड़ा, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये आंदोलन पहुँचे, अंतिम व्यक्ति हमसे जुड़े तभी जाकर हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसा भगत सिंह साहब का मानना था। HSRA बना 1928 में। अब आप देखेंगे HSRA ने क्या क्या किया। जो HRA मोस्ट वांटेड था, जिस HRA ने अंग्रेज़ों को परेशान करके रख दिया था, अब उसका अपडेटेड वर्जन बन चुका है, अपडेट होके बना दिया गया है और भगत सिंह जैसा चीता, भगत सिंह जैसा शेर इसमें शामिल हो गया है। तो अब ये क्या करेंगे, सोच लीजिए, जब HRA का कोई कांड कर सकता है तो HSRA क्या क्या करेगा, आप सोचो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। HSRA बन गया, 1928 की तरफ चलते हैं। 1928 में कुछ हो रहा है देश में। 1928 में क्या हो रहा है, साइमन कमीशन आने वाला है। साइमन कमीशन क्या है, एक तरह का कमीशन है जो कि कानूनों की समीक्षा के लिए। जब गांधी जी के आंदोलन बढ़ने लगे, बहुत सारे लोग आंदोलन करने लगे, असहयोग आंदोलन की वजह से हज़ारों लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, तब अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि हमारे कानून सही नहीं है तो हम एक कमीशन भेज रहे हैं जो कानूनों की समीक्षा करेगा। कानून आ रहा था 1928 में। इसका विरोध भारत में शुरू हो गया था। विरोध जब भारत में शुरू हुआ, इसका विरोध इसलिए हो रहा था, इसका जो सदस्य थे इसके जो 3 सदस्य थे वो तीनों के तीनों अंग्रेज थे और भारतीयों का मानना था कि भाई हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए बनाए गए कानूनों की समीक्षा होनी है, तो इसमें हमारे भारत के लोगों को रखिए। अंग्रेज कैसे तय कर पाएंगे कि हमारे लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत, इसीलिए इनका विरोध हुआ। और एक और हमारे शेर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो लाल बाल पाल पढ़ेंगे, नरम दल गरम दल पढ़ेंगे। 1907 में जब कांग्रेस 2 दलों में टूटी थी, उन्हीं के एक सर्वेसर्वा लाला लाजपत राय, जिन्हें लाठी लगती है। लाठी लगने के बाद ये बीमार हो जाते हैं, गंभीर रूप से बीमार होने के कुछ दिन बाद इनकी मौत हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। मौत मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं और यहीं से खून खौल उठता है हमारे शेरों का। अब लेंगे बदला, बहुत हो गया, गांधी भगत सिंह को आने दो, कितनी गर्मी है खून में इस सरकार को बताने दो। अब साइमन कमीशन का बदला लिया जाएगा। साइमन कमीशन का बदला लेने का सोचा, और वो कौन संगठन था जो बदले की प्लानिंग कर रहा था, उसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वही HSRA जो 1928 में कानपुर में बना। इन्होंने कहा कि बदला लेंगे, अंग्रेज़ों को दिखाएंगे उनकी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है। अब मृत्यु का बदला लेने के लिए जो स्कॉट था, जो मेन था लाठी चार्ज करवाने वाला, लाठी चार्ज जिसने करवाया था, उसको मारने का, उसकी हत्या करने का, उसको मारने का, हत्या नहीं कहूँगा भाई, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, उसका वध कहूँगा मैं। उसका वध, राक्षसों का वध होता है भाई, हत्या थोड़ी होती है। राक्षस का वध करने की प्लानिंग बनाई। स्कॉट को उड़ाने के लिए ये लोग घर से निकले। जब घर से निकले तो स्कॉट को, कुछ लोग कहते हैं स्कॉट को पहचानने में गलती हुई, कुछ लोग कहते हैं कि जयगोपाल नाम के व्यक्ति ने पहचानने में गलती कर दी, कुछ लोग कहते हैं कि स्कॉट नहीं मिला तो सैंडर्स वहाँ पे था, दूसरा अधिकारी जो कि पुलिस अधीक्षक बताया जाता है। तो ये जब उन्हें मिला पुलिस अधीक्षक लाहौर का, तो जब स्कॉट नहीं मिला सैंडर्स मिला, तो इन लोगों ने सैंडर्स का वध कर दिया। सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। सैंडर्स को कैसे मारा, गोली मारी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तमंचे से गोली मारी थी उस तमंचे का बंदोबस्त कैसे किया गया था। एक टाइम का खाना नहीं खाते थे ये लोग,
पैसा बचाते थे, किस लिए कि भाई एक कट्टा ख़रीदना है ताकि हमारे पास कोई हथियार रहे। 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स का वध कर दिया। अब भैया HSRA ने तो और बड़ा कांड कर दिया। काकोरी कांड से ही सब लोग चौंक ले रहे थे, यहाँ तो HSRA ने गोली मार दी अधिकारी को। अब अंग्रेज़ों के कान खुल गए मेरे दोस्त। अब शुरू होता है असली भूचाल, अब शुरू होता है तूफान। अब पता चलेगा भगत सिंह चीज़ क्या थी। अब भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु, मृत्यु का बदला लेने वाले कौन थे? भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु। इन 3 लोगों को मोस्ट वांटेड कर दिया गया, इन्हें अरेस्ट करने का आदेश निकल गया। अब HSRA ने और क्या किया? अभी तो ये हाथ तो किसी के आया नहीं, एक और कांड इन्होंने कर दिया, इन शेरों की सेना ने। 8 अप्रैल 1929 को कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर देश को हिला दिया। देश को कैसे हिला दिया? आप समझते हैं विधानसभा क्या होती है, जिसे लोकसभा कहा जाता है, अब विधानसभा यानी कि असेंबली। और अब आप समझ गए होंगे, असेंबली में बम फेंका गया। बम क्या, मैं तो कहूँगा एक पटाखा फेंका गया था उन्हें डराने के लिए। कहें, मैं तो कहूँगा एक पटाखा फेंका गया था। शेरों ने एक पटाखा फेंका था कि चलो इन बहरे लोगों को सुनाया जाए, बहरों को सुनने के लिए तेज़ आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये कहा भगत सिंह ने। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे दोस्त। जब ये तय किया गया कि असेंबली में बम कौन फेंकेगा, पहले तो ये समझिए असेंबली में बम फेंकने का तय क्यों किया गया, क्योंकि असेंबली में ही सारे कानून तय होते हैं। कानून सारे कानून हमारे खिलाफ बन रहे थे, तो इन्होंने कहा जहाँ कानून बनते हैं वहीं धमाका करते हैं। बहरों को सुनाई नहीं दे रहा कि हमें आज़ाद करो, तो जाके वहीं उनके कान पे फोड़ते हैं पटाखा, तब उन्हें समझ में आएगा आज़ादी देनी है भाई, देश जाग रहा है, अब काम नहीं चलेगा बिना आज़ादी दिए। असेंबली में बम फेंकने जाएगा कौन, ये सबसे पहले तय हुआ। तो राजगुरु ने कहा भाई मैं जाऊँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा, क्योंकि भगत सिंह सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते थे कि हमारा सबसे पढ़ा लिखा शेर बम फेंकने चला जाए, अरेस्ट हो जाए अगर अंग्रेज उसे अरेस्ट कर लेंगे। क्योंकि भगत सिंह में एक लीडर की ज़बरदस्त क्वालिटी थी, उन्हें लगता था कि देश के आंदोलन को ये लड़का संभालेगा आगे चल के, इसलिए उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन भगत सिंह कहाँ मानने वाले थे? भगत सिंह ने कहा मैं जाऊँगा। और तर्क क्या दिया भगत सिंह ने जाने के लिए? तर्क दिया कि भाई साहब जब अदालत में जब बहस होगी तो ऐसा आदमी चाहिए जिसे इंग्लिश आती हो, जो इंग्लिश में तर्क कर पाए। और इन लोगों का उद्देश्य था कि जो अदालती कार्यवाही उस समय पे होती थी, तो अदालत की कार्यवाही को अगले दिन पेपर में छापते थे कि क्या क्या हुआ, इसी का फ़ायदा इन्हें उठाना था। इनका मानना था कि जब वो कार्यवाही पेपर में छपेगी तो लोग पढ़ेंगे, और लोग जो हम बोलेंगे अदालत में वो छपेगा, लोग हमारे विचार पढ़ेंगे तो लोग आंदोलन से जुड़ेंगे। उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंदोलन से जोड़ा जाए, इसीलिए असेंबली में इन्होंने बम फेंका। और प्लान था कि अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अदालत में जब कार्रवाई होगी तो हम अपनी बात रखेंगे, बात पेपर के अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लोग जागरूक होंगे, आंदोलन से जुड़ेंगे और आज़ादी में हमें सहायता मिलेगी, आज़ादी में हमें जनता बल मिलेगा, तो आज़ाद हम जल्दी हो जाएंगे। तो तय हुआ कि भगत सिंह जाएंगे और भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त जाएंगे। बटुकेश्वर दत्त वो नाम है मेरे दोस्त। बटुकेश्वर दत्त के बारे में जब आप पढ़ोगे, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी कि हमारे देश ने बटुकेश्वर दत्त के साथ क्या सलूक किया आज़ादी के बाद। भगत सिंह को तो फांसी हो गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद हुई थी। जब ये वापस लौट के आए तो हमारे देश की आज़ाद सरकार ने इनके साथ क्या क्या किया था, कैसे कैसे दिनों में इन्होंने काटा था। कहते हैं कि बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में बटुकेश्वर दत्त को भारत के आज़ाद होने के बाद काम करना पड़ा था, ऐसे हालात आ गए थे। तो बटुकेश्वर दत्त के बारे में आपको पढ़ना है, आपको ये होमवर्क दिया जाता है कि आप इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में जानें कि इनके साथ जब ये रिहा किए गए आज़ादी के बाद जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे, राजनीतिक बंदी थे, उनमें बटुकेश्वर दत्त भी थे, इन्हें आज़ाद किया गया। तो क्या सलूक किया गया इनके साथ, क्या सलूक हुआ इस आज़ाद देश में उनके साथ, ये बहुत जानने की चीज़ है। ये आपकी विचार करने की शक्ति को बढ़ाएगा, सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे। भगत सिंह ने एक नारा दिया यहाँ पर जब इन्होंने असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के बाद कहा इंकलाब जिंदाबाद। ये पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल कभी कभी ऑप्शन में आता है और कभी कभी ऑप्शन में भगत सिंह आता है। तो याद रखिए, सबसे पहले बोला था इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। इंकलाब शब्द का मतलब एक बार पूछा गया, इंकलाब शब्द का मतलब क्या है, तो इंकलाब शब्द का मतलब है चेंज, रिवॉल्यूशन, यानी कि परिवर्तन, या फिर कहूँ क्रांति। रिवॉल्यूशन, चेंज,
परिवर्तन, क्रांति। इंकलाब शब्द का मतलब अगर पूछा जाए तो ये है परिवर्तन जिंदा रहे, रिवॉल्यूशन जिंदा रहे। इंकलाब शब्द का मतलब ये पूछ लिया जाता है। बोलने वाले थे इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। याद रहेंगी ये सारी चीज़ें। इसके बाद जब भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, इस शेर को अरेस्ट कर लिया गया, तो भगत सिंह के साथ साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। राजगुरु के बारे में जब पढ़ाऊँगा ना तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। एक से बड़ा एक शेर था। राजगुरु की तो बात ही क्या करें यार। राजगुरु तो सबसे बेहतरीन आदमी था। बहुत खुश मिजाज इन्हें कहा जाता है। हमेशा मजाक मस्ती के मूड में रहते थे। और जब मरने की बारी आई तो भगत सिंह के साथ खुद को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया कि भाई उसको सैंडर्स को मारने में हम थे। जब इन्हें पता चला कि भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है तो कहीं जाके बता दिया कि हाँ मैं ही हूँ वो शेर जिसने सैंडर्स को मारा था, और खुद ही अरेस्ट हो गए और भगत सिंह के साथ जेल में चले गए। कई हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की। भगत सिंह को पढ़ने का बड़ा शौक था। पढ़ने के शौकीन थे भगत सिंह, पढ़ने के शौकीन थे, साथ में ही फिल्म देखने का बड़ा शौकीन, फिल्म देखने का बहुत शौक था। और एक सवाल पूछा भी जाता है कि भगत सिंह का जो फेवरेट एक्टर थे वो चार्ली चैपलिन एक एक्टर हुआ करते थे उस समय, जो कि शुरुआत की कॉमेडी वीडियोज़ उनकी आती थी हॉलीवुड की। चार्ली चैपलिन की पिक्चरें भगत सिंह देखते थे। कहते हैं कि खाने के पैसे बचाकर कोशिश की जाती थी कि एक पिक्चर देखी जाएगी, चार्ली चैपलिन की कोई पिक्चर देखी जाएगी। इस तरह से ये पैसे बचाकर पिक्चर देखने भी जाया करते थे। तो ऐसे थे हमारे भगत सिंह साहब। अब क्या हुआ उसके बाद, असेंबली में बम फेंका 1929 में। अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ 23 मार्च 1931 की तरफ। 23 मार्च 1931 इस दिन इन्हें फांसी दी गई। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। फांसी की जो डेट थी वो तय हुई थी 24 मार्च 1931, यानी कि इन्हें फांसी दी जाएगी शेरों को 24 मार्च 1931 फांसी का तय दिन था। इस दिन दी जाएगी। लेकिन अंग्रेज़ों की खुफिया एजेंसी ने बताया कि देश में आंदोलन होने वाला है बहुत तगड़ा, अगर आप 24 मार्च को फांसी देंगे तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जेल को लोगों द्वारा घेर लिया जाएगा, जेल को लोगों द्वारा घेर लिया जाएगा और लोग ज़बरदस्ती जेल के अंदर घुसेंगे और भगत सिंह को ले जाएंगे। जब इन्हें पता चला कि ऐसा होने वाला है तो अंग्रेज़ फिर से एक बार चौंक ले गए कि भाई ऐसा हुआ तो ये देश के लीडर बन जाएंगे और हमें हिंदुस्तान छोड़ के भागना ही पड़ेगा हर कीमत पे। तो अंग्रेज़ों ने क्या दिमाग लगाया, 23 मार्च 1931 को शाम के समय, जो नियत दिन था, नियत तारीख थी, सब भूल गए, सारे रूल रेगुलेशन भूल गए अंग्रेज़। 23 मार्च 1931 को इन्हें शाम के समय फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद भी इन्हें चैन नहीं मिला। फांसी देने के बाद भी बताते हैं कि बॉडी को इन्होंने ठिकाने लगाने के लिए एक ट्रक में रखवाया। जिस ट्रक में रखवा कर इन्होंने भेजा था, उस ट्रक के किसी ड्राइवर या किसी कार्य करने वाले आदमी ने किसी भी बहाने से गांव के लोगों को जाकर बता दिया कि इस ट्रक में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जा रही है। तो गांव वाले टूट पड़े अंग्रेज़ों की तरफ। तो जल्दी जो इनकी बॉडीज़ थी उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया गया। मेरे शेरों की बॉडीज़ को कट किया गया ताकि पहचान में ना आए कि इनकी बॉडी है, और उन्हें ठिकाने लगा गया। पूरा देश रोया उस रोज़, पूरा देश रोया। हिंदुस्तान में जब ये खबर पहुंची तो कोई नहीं सोया, पूरे देश में मातम बना। एक शेर उस दिन चला गया, लेकिन ये शेर जाते जाते इस देश को आज़ादी का सपना दे गया। हमारे देश को ज़्यादा समय नहीं लगा इस शेर को जाते ही 1947 में। उसके बाद हम लोग पूरी तरह आज़ाद हुए। इसके पीछे एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह साहब को बचा लेते। तो इसके पीछे भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता पूछा जा सकता है कब होता है, तो गांधी इरविन समझौता होता है फरवरी 1931 में। फरवरी 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। बहुत सारी शर्तें थीं। उन्हीं शर्तों के बीच में एक शर्त थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर जितने भी हैं, यानी कि राजनीतिक बंदी जितने भी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन भगत सिंह के नाम पर रजामंदी नहीं बनी। अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। भगत सिंह को इन्होंने क्रिमिनल कहा। भगत सिंह को मैं नहीं मानता। भगत सिंह शेर था, शेर है, शेर रहेगा। और भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे कि बचा लेते नहीं बचा लेते, इसके बारे में मैं कोई राय आपको नहीं दूंगा। आप जितना ज़्यादा पढ़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ें और अपना खुद का विवेक लगाएं कि क्या इसमें हो सकता था। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आज़ाद क्या कर रहे थे जब इन्हें फांसी दी जा रही थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ थे? क्या आज़ाद ने कोशिश नहीं की इन्हें छुड़ाने की? तो मैं आपको बताता हूँ आज़ाद क्या कर रहे थे। 27 फरवरी 1931 में मैं आपको लेके चलता हूँ। फांसी के दिन से पहले, क्योंकि 24 मार्च था फांसी का दिन, उससे लगभग एक महीने पहले आप आइए 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद
बताते हैं इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पर क्या हुआ देखते हैं। आइए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया जाता है कि 27 फरवरी को जो उस समय के नेता थे, हमारे देश के प्रमुख नेता जिनकी अंग्रेज सुनते थे, गांधी जी, और जो दूसरे नेता थे गांधी जी के चहेते, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए, बताया जाता है मिलने गए थे इसी सिलसिले में कि 24 मार्च को फांसी तय हुई है, कृपया करके कैसे भी करके इस फांसी को कैंसिल करवाइए, कुछ भी करिए, अपने राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करके फांसी को कैंसिल करवाइए। क्या हुआ वहाँ, जवाहरलाल नेहरू ने क्या इन्हें जवाब दिया, ये सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, इनमें मैं नहीं जाऊँगा, इस पर आप खुद शोध करेंगे, खुद जानेंगे। कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिला। उल्टा हुआ क्या, जब चंद्रशेखर आज़ाद उनके घर से यानी कि आनंद भवन से, पूछा जाता है कि आनंद भवन किस शहर में है, तो नेहरू जी का निवास था आनंद भवन, जो प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। आनंद भवन से अल्फ्रेड पार्क पहुँचे। अल्फ्रेड पार्क जैसे ही पहुँचे, एक दोस्त से मिलने, तो किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि शेर अल्फ्रेड पार्क आ गया है। आज अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर बीजेपी सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया है। ये पेपर भी आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड पार्क का नया नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत बड़ी प्रतिमा इसमें लगी है। हम अक्सर यहाँ जाते हैं घूमने चंद्रशेखर आज़ाद साहब की प्रतिमा के सामने, कभी कभी तो घंटों बैठ के उस प्रतिमा को देखते रहते हैं कि कैसे हमारे शेर थे, कैसे हमारे चीते हमारे देश में हुए हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और बताते हैं कि जितनी गोलियां आज़ाद ने चलाईं उतनी पुलिस वालों की बॉडी वहाँ मिली, यानी अचूक निशाना था चंद्रशेखर आज़ाद का, उतनी बॉडी वहाँ से मिली पुलिस वालों की। जो अंतिम गोली बची, बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सर पर पिस्तौल रखी और एक गोली खुद को मार ली। यानी कि ये शेर भी जो हमारा आज़ाद था, कहता था आज़ाद जिया हूँ, आज़ाद मरूंगा, जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, वो शेर 27 फरवरी 1931 को इस दुनिया से चला गया। पीछे पीछे हमारे दूसरे शेर 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी इस दुनिया से चले गए। ये थी कहानी हमारे शेरों की, ये थी कहानी हमारे HRA, ये थी कहानी हमारे संगठन HRA और HSRA की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा कि शेर कैसे होते हैं। और ये सारे जितने फैक्ट मैंने बताए हैं सब पेपर में आने वाले हैं, जैसे 1931 का गांधी अरविंद समझौता हो, चाहे 23 मार्च 1931 का फांसी वाली बात हो, फांसी का नियत दिन क्या था ये पूछ ले, है ना। बहुत चार्ली चैपलिन के बारे में भी पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया, इंकलाब का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। भगत सिंह के साथ कौन थे बम फेंकने में, बटुकेश्वर दत्त से। असेंबली में बम किसने फेंका, ये पूछा जाता है। असेंबली का मतलब विधानसभा। और 8 अप्रैल 1929 को ये काम हुआ। ये सारी चीज़ें जो फैक्ट मैंने बताए अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको जय हिंद कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके फैक्ट आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कोशिश करूँगा मैं आगे और वीडियो बनाने की, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे बताएंगे और क्या अपडेट इसमें किया जा सकता था और क्या अच्छा इसमें किया जा सकता था। उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन कंटेंट देने की। तो सारे फैक्ट, ये जो 1928 में सोशलिस्ट शब्द किसने दिया, ये संगठन कब बना, 1928 में बना, भगत सिंह कहाँ बना, कानपुर में बना, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, ये सारी चीज़ें पेपर में आती हैं और घूम फिर के बार बार आती हैं। काकोरी कांड कब हुआ, HRA की स्थापना किसने की, काकोरी कांड में किस किस को फांसी हुई, कितने लोगों को उम्र कैद हुई, काकोरी कांड के बारे में, HRA के बारे में, ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।